जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2018 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। रसायन विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 31 है, किस तत्व को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब हाइड्रोजन तत्व का जो है परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या दोनों जो है 1 होते हैं और उसके बाद जो है इसका न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है। तो इसका दरमियान संख्या क्या हो जाएगा? तो दरमियान संख्या होता है प्रोटॉन का संख्या जोड़ न्यूट्रॉन का संख्या। न्यूट्रॉन का संख्या आपका 0 होता है, प्रोटॉन का संख्या 1 होता है। तो जो है हाइड्रोजन परमाणु का दरमियान संख्या भी 1 ही होता है और जो है हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। बाकी आपका जो है जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने आपका जो है न्यूट्रॉन का खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, धातु एम के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MnO3 क्वेश्चन नंबर 34 है, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। दो परमाणुओं के बीच जो है सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो है बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संकरण में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु कक्षकों का योग होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक मिलकर जो है नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रम को परमाणु कक्षकों का संकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C6H6। इसे हम लोग जो है बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, दूध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में परिक्षिप्त वसा। दूध एक कोलाइडी विलयन है, ठीक है, जिसमें परिक्षिप्त परा अवस्था जो है वसा है तथा परिक्षेपण माध्यम आपका जल है। यानी कहने का मतलब जल में परिक्षिप्त वसा है दूध। क्वेश्चन नंबर 38 है, हैलाइड एस्क का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट आपका जो है हैलाइड एस्क का उदाहरण है और क्रायोलाइट का जो है रासायनिक सूत्र Na3Al होता है। और बाकी आपका जो है गेलेना का रासायनिक सूत्र PbS होता है और सिनेबार का रासायनिक सूत्र HgS होता है। और ये दोनों आपका जो है सल्फाइड एस्क का उदाहरण है। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O होता है और ये आपका जो है ऑक्साइड एस्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, S ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। आपका जो है आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आपका जो है परमाणु का संख्या भी बढ़ता है और आकार भी बढ़ता है, ठीक है। परमाणु का संख्या, आकार और परमाणु का भार ये तीनों बढ़ता है, लेकिन आपका जो है इस कारण से क्वथनांक घटता है और गलनांक भी घटता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवजात ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण जो है विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मार्स गैस में मुख्यतः होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH4। मार्स गैस में जो है मुख्यतः मेथेन होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टीकरण कहलाती है, क्योंकि इसमें जो है अल्कोहल तथा एथेनोइक अम्ल जो है किसी अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर और जल का निर्माण करता है, इसलिए इसे एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिरके में उपस्थित अम्ल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3COOH। ये आपका जो है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल है।
आपका जो है किसी भी जल में 8 से 10% एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH का विलयन जो है सिरका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पीतल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। तांबा यानी हम लोग तांबा को जो है कभी कभी कॉपर भी कहते हैं और जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। कॉपर को Cu से डिनोट किया जाता है और जस्ता यानी जिंक को Zn से डिनोट किया जाता है और इसके मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। अब मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण के जो है हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। अब अगर किसी भी एक धातु जो है वो अगर आपका पारा हो गया यानी Hg हो गया, तब उसके मिश्र धातु को हम लोग जो है अमलगम कहते हैं। तो हम आपको जो है और दो इम्पोर्टेंट मिश्र धातु के नाम बताने वाले हैं। पहला है कांसा। कांसा जो है आपका कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है और दूसरा है सोल्डर। सोल्डर आपका जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। ये आपके और दो इम्पोर्टेंट मिश्र धातु हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार जो है परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को एक प्रकार से उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे से उदासीन कर देते हैं एक दूसरे के प्रभाव को, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम जो है वो आपका एक धातु है। बाकी ये तीनों जो ऑक्सीजन है और सल्फर है और नाइट्रोजन है, ये तीनों आपके अधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक क्लोराइड का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2Cl2 यानी सल्फ्यूरिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 49 है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हम लोग जो है अमोनिया को शुष्क करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 51 है, Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया करके Al2O3 + 2Fe का निर्माण करते हैं। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है एल्युमिनियम एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है Fe फेरस की तुलना में, और ये एल्युमिनियम क्या करता है, फेरस को उसके विलयन यानी फेरस ऑक्साइड के विलयन से जो है फेरस को विस्थापित कर देता है एल्युमिनियम, और उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है और जो है फेरस का निर्माण करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी निर्माण करता है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एक प्रारूपिक तत्व है, क्योंकि तृतीय आवत के जो है जितने सारे तत्व हैं वो हमारे प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, अतः जो है सोडियम एक प्रारूपिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आवर्त 2A के तत्व कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं, क्योंकि इनके हाइड्रो ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा इनके ऑक्साइड जो है मृदीय अर्थात मृदा के समान होते हैं, इसलिए इनको जो है क्षारीय मृद धातुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, क्योंकि जो है ए कोलतार और ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम दोनों ही जो है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अर्थात भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होता है कि जिस परिवर्तन में हम लोग जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, या फिर हमारा जो है नया पदार्थ मान लो बन भी जाता है तो पुनः हम जो है पुराने पदार्थ में आ सकते हैं या फिर पुराने अवस्था में आ सकते हैं। जैसे कि ए नंबर है आपका, जल के उबलने से जलवाष्प का निर्माण होना। तो जल जब उबलता है तो जलवाष्प का निर्माण होगा, हम पुनः जो है जलवाष्प से जल प्राप्त कर सकते हैं, अतः ये एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है कि बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होना, तो बर्फ पिघल के जल बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको जब हम फ्रिज में रख देंगे तो ये फिर जो है जम के बर्फ में बदल सकता है, अतः ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। सी नंबर है, जल में नमक का घुलना।
तो जल में जब नमक घुलेगा तो वो पूरी तरह से मिल जाएगा, लेकिन इसको भी हम लोग जो है अलग कर सकते हैं। लेकिन चौथा नंबर आपका है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। एलपीजी जब जलेगा तो जलने के बाद वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल दे सकता है और ऊष्मा और प्रकाश का भी निर्माण कर सकता है। तो हम लोग पुनः जो है एलपीजी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है अर्थात भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है फिटकरी का अणुसूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4 Al2SO4 3 × 24H2O। आपका जो है पोटेशियम और एल्युमिनियम, ठीक है, जल योजित पोटेशियम और एल्युमिनियम के सल्फेट को जो हम लोग फिटकरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है 1 विलियन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10 के पावर में -12 मोल पर लीटर है। इस विलियन का पीएच का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस विलियन के पीएच का मान 2 होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्रता जो है 1 × 10 के पावर में -12 मोल पर लीटर है, ठीक है। अब हमारा हम लोग जानते हैं कि H+ आयन और OH- आयन को जब गुना करेंगे तो वो 10 के पावर में -14 आएगा। ये हम लोग 1 को ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर तो वही संख्या आएगा। तो यहाँ जहाँ पर भी 1 × गुना करके लिखा हुआ है वहाँ अगर हम 1 ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है ये H+ और OH- आयन को गुना करेंगे तो 10 के पावर में -14 आएगा। अब H+ का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो OH- आयन का जो है उसका वैल्यू दिया है 10 के पावर में -12। अब अगर हम लोग H+ का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 10 के पावर में -14 और बटे में 10 के पावर में -12। अब इसको जब ऊपर की ओर लेके आएंगे तो ये हमारा इधर आके एक तरह से जो है 10 के पावर में +12 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर में -14 + 12, तो ये आपका 10 के पावर में -2 आएगा, ठीक है। यहाँ हम 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब पुनः पीएच हमारा जो है, पीएच मेन मकसद क्या था, पीएच निकालना है, पीएच का वैल्यू। तो पीएच बराबर होता है आपका -log H+, ठीक है। अब -log हो गया और H+ आपका कितना आया है, तो 10 के पावर में -2 आया है, तो यहाँ 10 के पावर में -2 लिख दिए हैं। अब आगे हम लोग जो है log, तो क्लास 10th वाले तो log के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो मेनली हम लोग यही वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग यहीं पर जो है एक log का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि log m के पावर में जब n होता है तो हमारा n log m हो जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए n क्या है, -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 और log m हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हमारा हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10। अब हमारा एक माइनस तो पहले से था, तो आगे यहाँ जब माइनस रहेगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, यानी प्लस ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2 log 10 हो जाएगा और log 10 का वैल्यू जो है वो 1 होता है। अब 1 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, यानी पीएच का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम लोग जो है इस प्रकार से जो है पीएच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली आपको जो है यही वाला log का फॉर्मूला याद रखना है और log 10 का आप वैल्यू याद रख लीजिए कि log 10 का वैल्यू जो है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में प्रबलतम क्षार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है प्रबलतम क्षार है, क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 13 के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है किसी अम्ल के जल विलयन में होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। आपका जो है जल विलयन में अम्ल से प्राप्त H+ आयन जो है क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया या फिर संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन का निर्माण करता है। अतः जो है अम्ल के जल विलयन में आपका जो है हाइड्रोनियम आयन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है A, B, C तथा D विलयनों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए का पीएच मान सबसे ज़्यादा है और वो आपका जो है 7 से ज़्यादा है। आपका जो है पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है और बीच में आपका 7 होता है, और ये 7 आपका जो है उदासीन विलयन के पीएच का मान होता है। और 0 से 7 वाले को हम लोग जो है अम्ल कहते हैं, ठीक है, और 7 से 14 वाले को हम लोग जो है क्षार कहते हैं। अब आपका जो है क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक क्षारीय,
तो सर्वाधिक क्षारीय आपका 7 से 14 तक के बीच होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षारीय है। तो देखिए क्षार में गिनती में कौन कौन आएगा, तो 9.5 और 11 वाला जो है क्षार में गिनती आएगा, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। अब आपका सर्वाधिक क्षार, तो आपका जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो आपका सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 11। 11 कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी विलियन ए है। अब आपका अगर पूछ देगा इसी में कि आपका जो है सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है, तो जिसका पीएच का मान सबसे कम होगा, यानी इस साइड सबसे कम होगा, इस साइड आपका जो है अम्ल का वैल्यू बढ़ता है, अम्ल का पीएच मान का जो है सांद्रता बढ़ता है, और इधर क्षार का पीएच मान का जो है सांद्रता बढ़ता है। अगर जितना ज़्यादा पीएच मान होगा वो आपका अधिकतम क्षार यानी सर्वाधिक क्षारीय होगा, और जितना कम पीएच मान होगा उतना आपका जो है वो सर्वाधिक अम्लीय होगा। तो इसमें सर्वाधिक अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो अम्ल में 2 हो जाएगा, एक 3.5 भी होगा, एक 6.5 होगा, लेकिन आपका सर्वाधिक अम्ल जो है वो 3.5 वाला होगा। मान लीजिए अगर इसी में 2 दे दिया जाए तो 2 आपका उससे भी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी में आपका जो है सर्वाधिक क्षारीय में अगर आपका 13 दे देंगे, 13, तो ये आपका जो है सर्वाधिक क्षारीय हो जाएगा। और ये 13 जो है पीएच मान आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का पीएच वैल्यू होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।